मित्रों नमस्कार। दृष्टिकोण के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए मित्रों, हम लोग कल भी आपको बताया गया था गवर्नर जनरल और आज जो हमारा टॉपिक है गवर्नर जनरल और वायसराय। तो यहाँ पर हम आपको आज ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे हमें इन्हें जानना चाहिए, कब गवर्नर थे, कब गवर्नर जनरल थे, फिर वायसराय कब बनते हैं, फिर कब गवर्नर जनरल नाम से इन्हें संबोधित किया जाता है। तो आइए इसको हम यहाँ पर आज पहले क्लियर करते हैं मित्रों। तो सबसे पहले यहाँ पर ये हम देखते हैं कि भारत में गवर्नर जनरल की स्थितियाँ कब बनती हैं और कब गवर्नर और फिर गवर्नर जनरल, फिर वायसराय और फिर गवर्नर जनरल। तो इनको हमें जानना है। तो जैसे सबसे पहले गवर्नर की बात भारत में जब आती है तो भारत में कंपनी का शासन था, कंपनी का शासन था। और कंपनी का शासन का मतलब ये हुआ कि कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने भारत के भूभागों को कब्जा किया। जैसे आपसे एक प्रश्न भी पूछता है ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, तो आप कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य व्यापार था, लेकिन धीरे धीरे वो भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं, भारत के भू क्षेत्रों पर अधिकार करते हैं। और इसी तरीके का पहला प्रयास इनका होता है बंगाल में। और बंगाल में कब होता है? बंगाल में आपका एक युद्ध होता है जिसे हम कहते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध। और प्लासी का युद्ध आपका होता है कब? 1757 ईस्वी, 1757। और 1757 से 1760 ईस्वी, 1760 ईस्वी में आपके क्या थे? गवर्नर बने, गवर्नर। और उसके बाद 1760 ईस्वी से 1760 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक इन्हें किन नाम से जाना गया? गवर्नर नाम से। तो पहले सबसे पहले हमें ये जानना है, हम पूरा यहाँ पर देख लेते हैं। 1757 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक इन्हें किस नाम से जाना गया? इन्हें गवर्नर नाम से जाना गया। तो आइए, हमने ये देख लिया, ये जान लिए कि ये गवर्नर कौन थे। गवर्नर जो पहले आपके बनते हैं ये आपके हो गए क्लाइव से लेकर आपका आप शुरुआत जैसे हम करते हैं क्लाइव से लेकर वारेन हेस्टिंग तक क्या थे आपके? गवर्नर वारेन हेस्टिंग भी प्रारंभ में आपके थे, हेस्टिंग। और यहीं पर वारेन हेस्टिंग 1772 ईस्वी तक आपके क्या होते हैं? गवर्नर ही रहते हैं। अब अगली बात जैसे आपकी आती है तो गवर्नर जनरल 1773 ईस्वी में एक आपका एक्ट आया जिसे हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट आया। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार बंगाल में आपके क्या हो गए? गवर्नर जनरल हो गए। तो यहाँ पर बंगाल में गवर्नर जनरल की बात किया जाए या भारत में गवर्नर जनरल, यहाँ पर ये सब रहेगा भारत में गवर्नर जनरल। तो भारत में जो गवर्नर जनरल आपके होते हैं पहले, ये आपके कौन होते हैं? ये होते हैं आपके वारेन हेस्टिंग। चलिए, ये बात यहाँ पर आपकी क्लियर हुई होगी आज की वारेन हेस्टिंग भारत में क्या बनते हैं? पहले गवर्नर जनरल। किसके तहत? 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है किसे भारत में पहला गवर्नर जनरल बनाया गया? तो वारेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल बने। पहले आपके बनते हैं गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। तो यहाँ पर हमने देखा। और ये 1773 ईस्वी से कब तक आपके गवर्नर जनरल भारत में रहे? ये शब्द जो आपका है भारत में गवर्नर जनरल, तो भारत में गवर्नर जनरल का जो समय है 1773 से 1833 ईस्वी तक। और 1833 ईस्वी में फिर ये आपके आ जाते हैं भारत का गवर्नर जनरल। भारत में गवर्नर जनरल की जो ये बात है ये मात्र बंगाल है, बंगाल की दीवानी मिली। ओडिशा की आपको क्या मिल गई? इन्हें दीवानी मिली। और साथ ही साथ
बंगाल, ओडिशा और बिहार। बंगाल था, ओडिशा था, ओडिशा और आपका क्या हो गया, बिहार। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बंगाल आपका एक प्रांत था और इसी के तहत यहाँ की इन्हें मिलती है दीवानी और यहाँ पर आपके बनते हैं गवर्नर जनरल। तो भारत में गवर्नर जनरल आपके कौन होते हैं पहले, तो आपका उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। भारत का गवर्नर जनरल की बात होती है तो ये आपके हो जाएंगे विलियम बेंटिक। विलियम कौन हो गए, बेंटिक हो गए। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर कि गवर्नर कब हुए, भी गवर्नर जनरल। अब अगला हम देखते हैं कि वायसराय की बात अगर आती है तो वायसराय आपके ये 1800, ये आपका युद्ध चलता है 1858 ईस्वी और 1858 ईस्वी में ये आपके हो जाते हैं कौन, वायसराय नाम से क्या होते हैं, जाने जाते हैं। और पहले वायसराय कौन बनते हैं, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के क्या बनते हैं, पहले वायसराय। तो इस प्रकार से एक प्रश्न यहाँ पर, वह कौन जो गवर्नर जनरल भी थे और वायसराय भी थे, तो ये हैं लॉर्ड कैनिंग, जो कुछ समय तक आपके क्या थे, गवर्नर जनरल थे। और उसके बाद ये क्या बना दिए गए, ये 1858 ईस्वी से इसी गवर्नर जनरल को क्या कहा गया, वायसराय नाम से जाना गया। तो यहाँ पर ये बातें आप ध्यान रखिएगा। भारत के प्रथम वायसराय कौन हुए, लॉर्ड कैनिंग हुए। भारत के प्रथम वायसराय कौन होते हैं, लॉर्ड कैनिंग। आगे हम चलते हैं। अब ये चलता रहता है, गवर्नर जनरल वायसराय गवर्नर जनरल के नाम से जाने जाते रहे। फिर जब भारत आपका स्वतंत्र होता है, जब स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 ईस्वी। और इस समय लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। यहाँ फिर इन्हें गवर्नर जनरल कहा गया। स्वतंत्र भारत के ये क्या बने, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, पहले गवर्नर जनरल। अब यहाँ प्रश्न अगला ये होता है कि अब ये फिर गवर्नर जनरल के नाम से जाने गए, तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बनते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं। अब अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि प्रथम भारतीय जो है गवर्नर जनरल, तो प्रथम भारतीय में आपके आते हैं सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी आपके क्या बनते हैं, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं। इन्हें हम कहेंगे प्रथम, फिर कहेंगे भारतीय, फिर कहेंगे गवर्नर जनरल। तो ये आपका हो गया। यहाँ पर इस तरीके से इन्हें हम बांट कर अध्ययन करते हैं। जैसे हमने ये देखा कि लॉर्ड कर्जन से स्वतंत्रता संघर्ष जब हम लोग पढ़े, बंगाल विभाजन, वहाँ से हम लगातार गवर्नर जनरल या वायसराय की बातों को जानते रहे कि इस समय कौन वायसराय था, इनके समय में कौन कौन से अधिनियम पारित हुए, इन सब बातों को हम पढ़ते गए। इसलिए यहाँ पर आपका जो पहला लेक्चर कल आपको बताया गया गवर्नर के बारे में, और लॉर्ड विलियम बेंटिक तक कल हम लोग पढ़ लिए, जो भारत का पहले, भारत का ये क्या होते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल इन्हें कहा जाता है। इन्हें भारत का क्यों कहा जाता है ये भी आप बात जान लीजिए, क्योंकि इस समय तक मराठे भी आपके क्या हो गए थे, मराठे भी पराजित हो चुके थे और लगभग भारत पर इनका अधिकार हो गया था। इसलिए इन्हें भारत का गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता है, कि इनको लॉर्ड विलियम बेंटिक को। आगे यहाँ पर हमने देखा 1857 का जब संघर्ष हुआ तो 1 नवंबर 1858 को प्रयागराज में सम्मेलन होता है। लॉर्ड कैनिंग सम्मेलन को संबोधित करते हैं और उसी समय गवर्नर जनरल के पद को बदल दिया गया और इन्हें क्या कहा गया, वायसराय नाम से जाना गया। तो ये था, और इसी समय से कंपनी के अधिकार को भी समाप्त किया गया था और सीधे ब्रिटिश क्राउन अब शासन करने लगी। तो यहाँ तक हमने आपको आज बताया कि कौन गवर्नर थे, फिर क्लाउ से लेकर कहाँ तक गवर्नर थे, फिर कहाँ से आपके गवर्नर जनरल हुए, फिर भारत में गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम वायसराय, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, और फिर स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। इन सब बातों को यहाँ पर क्लियर किया गया। और आगे अब हम चलते हैं,
आगे के क्लास जो हम कल जहाँ से हमने छोड़ा था, आज आपके हैं चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ किस लिए जाने जाते हैं, तो आइए हम देखते हैं चार्ल्स मेटकाफ को। चार्ल्स मेटकाफ का जो प्रश्न आपका होता है, इन्होंने भारतीय समाचार पत्रों के प्रति अपनी उदारता दिखाई थी और इसलिए इन्हें जो प्रतिबंध थे उसको इन्होंने हटाया था। इसलिए भारतीय समाचार पत्रों का इन्हें क्या कहा जाता है, मुक्तदाता कहा जाता है। भारतीय समाचार जो आपके पत्र थे, भारतीय समाचार पत्र का इन्हें क्या कहा जाता है, मुक्तिदाता कहा जाता है, मुक्तिदाता कहा जाता है। तो ये आपका हो गया चार्ल्स मेटकाफ। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तदाता नाम से कौन जाने गए, तो भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तदाता नाम से चार्ल्स मेटकाफ, क्योंकि इन्होंने समाचार पत्रों से प्रतिबंध को क्या किया था, हटा दिया था। प्रतिबंध किससे हटाए थे, समाचार पत्र, और समाचार पत्र से प्रतिबंध हटाने के कारण इन्हें मुक्तिदाता कहा गया। समाचार पत्र से इन्होंने क्या हटाया, पत्र से प्रतिबंध को इन्होंने हटा दिया था, प्रतिबंध को हटाया था, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, इन्हें कहा गया भाई समाचार पत्रों का मुक्तदाता। अगले आपके आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। तो चलिए हम देखते हैं अगले आपके कौन होंगे, लॉर्ड ऑकलैंड, जिनका कार्यकाल आपके सामने दिया गया है। 1836 ईस्वी से 1842 ईस्वी तक लॉर्ड ऑकलैंड भारत के क्या बनते हैं, गवर्नर जनरल बनते हैं। और लॉर्ड ऑकलैंड का एक प्रश्न आपका बहुत पूछा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड ने ही शेरशाह सूरी जो आपका मार्ग था, इस शेरशाह सूरी मार्ग का नाम इन्होंने क्या रख दिया, जीटी रोड। जीटी रोड का मतलब हो गया कि ग्रांड ट्रंक रोड, जो इन्होंने नाम रखा, तो ये किसने रखा था, ग्रांड ट्रंक रोड। तो ग्रांड ट्रंक रोड नाम इन्होंने रखा था, किसने रखा था, लॉर्ड ऑकलैंड। और दूसरा यहाँ पर हमें जानना है कि एक आपका है जिसे हम कहते हैं शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत। शिक्षा का एक सिद्धांत था। शिक्षा का सिद्धांत आपका कौन सा दिया गया था, जैसे आपको ये बताया गया था अभी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में शिक्षा आयोग जो आपका बना था 1833 ईस्वी के अधिनियम के तहत, 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में जो शिक्षा आयोग बना था, उसमें ये बताया गया था कि शिक्षा का माध्यम क्या होगा, अंग्रेजी होगा। 1 लाख रुपए शिक्षा पर व्यय किया जाएगा, लेकिन माध्यम क्या होगा, भाषा क्या होगी, तो भाषा अंग्रेजी बताई गई थी। और वहाँ पर ये कहा गया था कि उच्च वर्गों को शिक्षित किया जाएगा और धीरे धीरे शिक्षा छन कर निम्न वर्गों में भी क्या होती रहेगी, पहुंचती रहेगी, और धीरे धीरे पूरा समाज शिक्षित हो जाएगा। और इसी को सिद्धांत रूप में सिद्धांत दिया था किसने, लॉर्ड ऑकलैंड ने। कौन सा सिद्धांत, शिक्षा का जो सिद्धांत था, शिक्षा का सिद्धांत कौन सा था, जिसे हम कहते हैं छनाई या निस्यंदन का सिद्धांत। छनाई का सिद्धांत, या जिसे हम क्या कहते हैं, छनाई सिद्धांत, या हम जिसे कहते हैं निस्यंदन सिद्धांत। निस्यंदन सिद्धांत, इसे सिद्धांत रूप में किसने पेश किया, लॉर्ड ऑकलैंड ने पेश किया था। और इनके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। दूसरी घटना यहाँ पर हम देख लेते हैं, इन्हीं के समय की एक घटना ये, दूसरी घटना ये आंग्ल अफगान युद्ध। आंग्ल अफगान युद्ध, तीसरी घटना है ये आंग्ल अफगान युद्ध की। और आंग्ल अफगान जो आपका युद्ध हुआ था, इसे सबसे मूर्खतापूर्ण युद्ध, इतिहास का सबसे मूर्खतापूर्ण युद्ध के नाम से इसे जाना गया, क्योंकि इस युद्ध में ब्रिटिश सैनिकों को या ब्रिटिश सेना की या हम कह लें कंपनी की बहुत क्या हुई थी, हानि हुई थी। तो ये हो गया आपका आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय में हुआ, लॉर्ड ऑकलैंड के। चलिए अगला है लॉर्ड एलनबरो को हम देख लेते हैं। अगले आपके गवर्नर जनरल कौन बनते हैं, लॉर्ड एलनबरो, जो 1842 से लेकर 1844 ईस्वी तक भारत के क्या रहे, गवर्नर जनरल रहे। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपका आता है, जो लगातार आप देखे होंगे एग्जामों में पूछा गया है। लॉर्ड एलनबरो ने क्या किया, ये 42 में है,
पहली घटना इनकी हम देख लेते हैं 1843 ईस्वी की। और 1843 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, सिंध का विलय। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया, सिंध का विलय किया किसने किया, लॉर्ड एलन बरो ने किया सिंध का विलय। इसी प्रकार से दूसरी घटना इनकी 1843 ईस्वी में ही इन्होंने दास प्रथा का क्या किया, अंत कर दिया। दास प्रथा को क्या किया, समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार से एलन बरो की ये क्या थी, दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी। ये दो प्रश्न यहाँ से बहुत आते हैं कि किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय किया गया, किस गवर्नर जनरल के समय में दास प्रथा का अंत किया गया, किस नियम के तहत किया गया दास प्रथा का। तो ये नियम आपका है नियम 5 के तहत क्या किया गया, दास प्रथा को भारत में समाप्त किया गया। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड एलन बरो थे। चलिए इसी प्रकार से हम देखते हैं अगले आपके हो गए लॉर्ड हार्डिंग, जो 1844 से लेकर 1848 ईस्वी में भारत के क्या बनते हैं, गवर्नर जनरल बनते हैं। आंग्ल सिख युद्ध, इनके समय की जो पहली घटना, महत्वपूर्ण जो घटना है वो आपकी है आंग्ल सिख युद्ध। आंग्ल सिख युद्ध होता है। आंग्ल सिख युद्ध प्रारंभ होता है किसके समय में, आंग्ल सिख युद्ध प्रारंभ होता है। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के समय में आंग्ल सिख युद्ध, और इन्होंने एक और कार्य किया, जैसे भारत में कुछ जनजातियां थीं जिनमें नरबलि प्रथा का प्रचलन था, और वो जनजाति आपकी है खोंड जनजाति। वो जनजाति आपकी कौन सी है, खोंड जनजाति है। और खोंड जनजाति में प्रचलन में था क्या, नरबलि प्रथा। खोंड जनजाति में प्रचलन में था नरबलि प्रथा। और इन्होंने क्या किया, नरबलि इस प्रथा को ही क्या कर दिया, प्रथा को समाप्त किया। तो इस प्रथा को समाप्त करने वाले कौन हैं, लॉर्ड हार्डिंग हैं। ये दो प्रश्न यहाँ से आपके महत्वपूर्ण हैं, इनको आप जानते रहिएगा। लॉर्ड हार्डिंग की ये आपके क्या हैं, कृत्य हैं। और लॉर्ड हार्डिंग ने इस नरबल प्रथा को समाप्त करने के लिए किसे नियुक्त किया, अगर ये प्रश्न आपका बने तो नरबल प्रथा को समाप्त करने के लिए कैंपबेल को नियुक्त किया था। तो ये आप जानते रहिएगा, किसको नियुक्त किया, कैंपबेल को इन्होंने क्या किया था, नियुक्त किया था। तो चलिए मित्रों, यहाँ पर हमने जाना कि लॉर्ड हार्डिंग के एक महत्वपूर्ण कार्य, आंग्ल सिख युद्ध आपका शुरू होता है इन्हीं के समय में, और इन्हीं के समय में लाहौर की संधि होती है। नरबल प्रथा का यहाँ पर क्या किया जाता है, दमन किया जाता है, समाप्त किया जाता है। इसके लिए किसको इन्होंने नियुक्त किया, कैंपबेल को इन्होंने क्या किया था, नियुक्त किया था। चलिए इसी प्रकार से मित्रों हम आगे बढ़ते हैं। अगले गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं, अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। और कहते 36 वर्ष की उम्र में ही ये क्या बन जाते हैं, गवर्नर जनरल बनते हैं। ये आपके घोर साम्राज्यवादी, इनके बारे में आपको थोड़ा सा बताया गया है, साम्राज्यवादी, और ये आपके घोर साम्राज्यवादी और उपयोगितावादी थे। उपयोगितावादी गवर्नर जनरल थे ये, साम्राज्यवादी और उपयोगितावादी। बिखरे हुए राज्य इन्हें पसंद नहीं थे, इन्हें बहुत गुस्सा आता था जब कोई राज्य छिटपुट इधर उधर बिछड़े होते थे, तो इन्हें बहुत क्या होता था, गुस्सा। ऐसा कहा जाता है इनके बारे में कि इनको बहुत गुस्सा आता था। और लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को विलय करने का क्या किया, प्रयास किया। और विलय के लिए इन्होंने 3 अपनी नीतियां अपनाई। विलय के लिए कितने आपके, विलय के लिए इन्होंने पहले क्या किया, विलय के लिए इन्होंने सीधे युद्ध भी किया, युद्ध द्वारा विलय। युद्ध द्वारा विलय का मतलब क्या हुआ, सीधे यानी कार्रवाई किए, सीधे कार्यवाही द्वारा इन्होंने राज्य का विलय किया। इसी प्रकार से किन्हीं राज्यों को इन्होंने किस आधार पर विलय किया, सीधे कार्रवाई के साथ साथ, सीधे कार्रवाई के तहत इन्होंने किसका विलय किया, पंजाब का।
यदि बात ये पूछा जाए कि सीधे कार्यवाही इन्होंने कहाँ किया, पंजाब में किया, पंजाब में, पंजाब का विलय इन्होंने सीधे कार्रवाई। आगे देखते हैं, एक आपका हो गया पंजाब और एक आपका था लोअर बर्मा, लोअर बर्मा, और इनका इन्होंने सीधे कार्रवाई द्वारा भारत में क्या किया, विलय किया। इसी प्रकार से इनके हम दूसरी बात अगर देखते हैं, किस आधार पर इन्होंने किसी राज्य को इन्होंने कुशासन के आधार पर विलय किया, किस आधार पर, कुशासन के आधार पर भी इन्होंने राज्य का विलय किया। तो कुशासन के आधार पर 1856 ईस्वी में इन्होंने अवध का विलय किया। कुशासन के आधार पर किसका विलय किया, अवध का विलय किया। ये सब इनका अपनी नीतियां हैं, राज्य विलय की नीति में कुशासन के आधार पर। और यहाँ पर कुशासन के लिए भी कैम्पबेल की, कॉलिन कैम्पबेल इनका पूरा नाम है, कॉलिन कैम्पबेल की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी इन्होंने, कैम्पबेल, और इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर अवध का कुशासन के आधार पर क्या किया गया, विलय किया गया, समिति की रिपोर्ट के आधार पर। ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो अवध का विलय किया गया किस समिति, किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी, तो कॉलिन कैम्पबेल की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी और इसी के रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय, बिरगिस कादिर यहाँ पर थे इस समय। अवध में कौन थे, बिरगिस कादिर। चलिए भाई आगे, हम यहाँ बिरगिस कादिर नहीं, यहाँ पर आपके अवध के नवाब वाजिद अली शाह। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि कुशासन के आधार पर, पहले हम यहाँ पर मुख्य रूप से देखते हैं कि कुशासन के आधार पर इन्होंने किसका विलय किया, अवध का विलय किया। इसी प्रकार से विलय की इनकी जो दूसरी नीति थी राज्य विलय की, ये आपकी थी जिसे हम कहते हैं पेंशन बंद करना, पेंशन बंद करना, उपाधियां भी क्या करना, समाप्त करना, उपाधियां समाप्त। इस आधार पर इन्होंने क्या किया, मराठा पेशवा, पेशवाओं की, पेशवा की पेंशन, पेशवा बाजीराव द्वितीय की इन्होंने क्या किया, पेंशन बंद किया। तो इस प्रकार से जैसे देखा गया कि पेंशन को इन्होंने क्या किया था, बंद किया था। तो इस आधार पर भी इन्होंने क्या किया था, राज्य का विलय किया। अगला जो आपका है, जैसे इन्होंने हड़प नीति अपनी एक लगाई थी, राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति, और राज्य हड़प नीति में इन्होंने 3 श्रेणी में राज्य को बांटा। इसको पढ़ाया जा चुका है 3 श्रेणी में, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। और प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी में राज्यों को इन्होंने बांटा। और प्रथम में ये कहा गया कि ऐसे राज्य जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे, दूसरा है जो कभी मुगलों मराठाओं के संपर्क में थे, आज जो है ब्रिटिश कंपनी के अधीन है। तीसरे वे हैं जिनको कभी न कभी सहायता अंग्रेजों द्वारा दी गई, अंग्रेजों सहायता प्राप्त राज्य, जिन्हें हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने ही बनाया। ऐसे राज्य का विलय जिनको अंग्रेजों ने ही बनाया था, ऐसे राज्यों का विलय इन्होंने किया। और सबसे पहले हड़प नीति इन्होंने कहाँ लगाई, राज्य हड़प की नीति में 1848 ईस्वी में इन्होंने सतारा, सजय बारात अवधपुर झांसी। 1849 ईस्वी में इन्होंने 1819 सजय जैतपुर, संभलपुर, संभलपुर आपका हो गया, जैतपुर आपका हो गया, जैतपुर आपका हो गया 49। और इसी प्रकार से करौली आपका हो गया। चलिए देखते हैं, बघाट आपका हो गया, बघाट, बघाट आपका हो गया, सजय बारात, उदयपुर हो गया, उदयपुर के बाद आपका बघाट हो गया, बघाट आपका हो गया, बघाट के बाद उदयपुर आपका हो गया, उदयपुर आपका हो गया। फिर आपका झांसी हो गया, झांसी, फिर आपका हो गया झांसी, फिर नागपुर आपका हो गया, नागपुर। झांसी 1853 ईस्वी, नागपुर 1854 ईस्वी,
उदयपुर 1852 ईस्वी, बघाट 1850 ईस्वी। इस प्रकार से इन्होंने राज्यों का विलय किया। और उदयपुर, झांसी, नाग, करौली, एक प्रांत आपका बचता है करौली, और करौली का इन्होंने विलय नहीं किया क्योंकि करौली पर रोक लगा दी गई। करौली के विलय पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा क्या की गई थी? रोक लगा दी गई। ये प्रश्न आपका कई बार पूछा, करौली पर क्या किया गया? रोक लगा दी गई, लगा दी गई, इसलिए इन्होंने करौली का विलय नहीं कर पाए। अगला यहाँ पर है उदयपुर, ये बघाट है आपका पंजाब, आपका उदयपुर आपका मध्य प्रदेश में है। तो इस प्रकार से इन राज्यों का विलय डलहौजी ने किया था। तो ये हड़प नीति है जिसके तहत लॉर्ड डलहौजी ने राज्यों का क्या किया? विलय किया। इन सब नीतियों का इन्होंने यहाँ पर क्या किया था? अनुसरण किया था। इसी के साथ साथ यदि हम कुछ अन्य तथ्यों को देखें, जैसे डाक व्यवस्था, भारत में कौन व्यवस्था है? डाक व्यवस्था है। अगला हम देखते हैं जैसे भारत में रेलवे लाइन, कई बार आपसे ये पूछा गया, रेलवे लाइन आपकी बिछाई गई। पहली बार रेलवे लाइन 1853 ईस्वी मुंबई से थाने के बीच, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया। दूसरी बार जो है आपका कोलकाता से रानीगंज के बीच 1854, यानी पहली 1853 और दूसरी रेलवे लाइन आपकी बनती है 1854 ईस्वी। ये सब डलहौजी के समय में हुआ। और आगे हम देखते हैं इसी प्रकार से इन्होंने विद्युत तार भी बिछाया, विद्युत तार। और क्रांतिकारियों में से क्रांतिकारी ने कहा कि इस तार ने हमारे गला को क्या किया? घोट दिया। तो यहाँ पर विद्युत तार भी इन्होंने क्या किया था? कोलकाता से आगरा, कोलकाता से विद्युत लाइन आपकी जो बिछाई गई, कोलकाता से कहाँ? आगरा। और आगरा आपका कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। तो डाक व्यवस्था, रेलवे लाइन, विद्युत तार, ये सभी कार्य किसके थे? ये सभी कार्य आपके लॉर्ड डलहौजी के थे। और इसी प्रकार से लॉर्ड डलहौजी में और देखा जाए तो सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर आपका है सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग की भी स्थापना किसने किया? सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग, सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग भी किसके समय में स्थापित हुए? तो सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग किसके समय में होते हैं? इन्हीं के समय में स्थापित किया जाता है। अगला हम देखते हैं शिक्षा के लिए इन्होंने कौन सा प्रयास किया? इन्हीं के समय में 1854 ईस्वी में आपका होता है 1854 ईस्वी चार्ल्स वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड का डिस्पैच आपका है। और ये किससे संबंधित है? ये आपका शिक्षा से संबंधित है और ये आपका विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा से संबंधित है। तो इस प्रकार से हमने देखा। और इसी डिस्पैच को, चार्ल्स वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा को जोर तो दिया गया, लेकिन साथ साथ सभी स्तर की शिक्षाओं में सुधार करने का प्रयास किया गया। तो ये सभी किसके समय में होते हैं? लॉर्ड डलहौजी के समय में होते हैं। लेकिन इनकी हड़प नीति भारतीय देशी राज्यों के लिए घातक सिद्ध होती है, क्योंकि डलहौजी घोर साम्राज्यवादी थे या घोर साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल थे। तो इस प्रकार से हमने देखा शिक्षा संबंधी, विद्युत तार, डाक, सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग, लोक शिक्षा विभाग, ये सभी कार्य किसके हैं? लॉर्ड डलहौजी के हैं। राज्यों की हड़प की नीति। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से भारत के वायसराय। अब डलहौजी के बाद 56 में इनके द्वारा किए गए कार्य से या बीच में कुछ धार्मिक में हस्तक्षेप करने के कारण, जैसे आपका है भारतीयों में जो सैनिक थे, कभी तिलक लगाने की मनाही, कभी तिलक लगाने की मनाही, कभी दूसरे देश समुद्र पार यात्रा करने के लिए भेजना, इन सभी कारणों से 1857 में क्रांति होती है, जिसे 1857 का क्या कहते हैं? विद्रोह कहते हैं। और इस विद्रोह के समय 1858 ईस्वी में अभी हमने आपको बताया 1 नवंबर 1858 ईस्वी इलाहाबाद में केरलिंग ने एक घोषणा पत्र को पढ़ा था, संबोधित किया था, जिसमें
अब गवर्नर जनरल को क्या कहा गया, वायसराय कहा गया। और ये जो समय आपका दिया गया 1856 से 62, ये है कैनिंग का समय है। और प्रश्न यहाँ पर कई बार पूछता है कि प्रथम वायसराय कौन हुए, तो प्रथम वायसराय आपके होते हैं लॉर्ड कैनिंग। तो प्रथम वायसराय आपके कौन हो गए, लॉर्ड कैनिंग हो गए। 1856 से 1862 ईस्वी तक ये वायसराय रहते हैं। वायसराय कब बनते हैं ये भी आपको बताया गया कि 1858 में ये परिवर्तन किया गया। तो पहले ये गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, और बाद में ये क्या बने, वायसराय। तो भारत के पहले वायसराय कौन होते हैं, लॉर्ड कैनिंग होते हैं। और इन्हीं के समय में 1857 का क्या होता है, 1857 का विद्रोह होता है। 1857 का विद्रोह होता है और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। विद्रोह में इन्हीं कैनिंग द्वारा किया गया एक परिवर्तन था कि न्यू इनफील्ड राइफल का क्या किया गया प्रयोग, जिसमें यह अफवाह हुई कि कारतूस जो उसमें लगता था उसको दांत से खींचना होता था, सुअर और गाय की चर्बी इसमें लगी हुई है। इसलिए तात्कालिक कारण जो 1857 विद्रोह का था, चर्बी लगा हुआ कारतूस माना जाता है। तो ये है आपके लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग आपके भारत के पहले क्या बनते हैं, वायसराय बनते हैं। अन्य कार्यों में हम देखते हैं कोलकाता, मुंबई, मद्रास। कोलकाता, मुंबई और मद्रास, कोलकाता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। विश्वविद्यालय की क्या होती है, विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। किनके समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में। इन्हीं के समय में 1857 का विद्रोह हुआ और 1857 में ही कोलकाता, मुंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अगला हम देखते हैं 1800 इन्हीं के समय में, जैसे आपका है असम। असम में चाय बागान, असम में आपके क्या लगते हैं, लगाए जाते हैं चाय बागान। और इन्हीं के समय में नीलगिरी क्षेत्र में कहवा की क्या लगाए जाते हैं, कहवा की बागान लगाए जाते हैं, बागान लगाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं लगाए जाते हैं। और इन बागानों को इनके समय में प्रोत्साहन दिया गया या प्रोत्साहित किया गया। किनके समय में भाई, लॉर्ड कैनिंग के समय में प्रोत्साहित किया गया। कहाँ पर, असम में चाय के लिए और नीलगिरी क्षेत्र में कहवा के बागान के लिए क्या किया गया, प्रोत्साहित किया गया। ये है लॉर्ड कैनिंग के कार्य हैं। इनके समय विद्रोह भी होता है और इन्हीं के समय में ये कार्य आपसे कराए जाते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। इन्होंने आयात और निर्यात शुल्क के लिए विल्सन को नियुक्त करते हैं। किसको नियुक्त करते हैं भाई, विल्सन को बुलाते हैं और विल्सन के सलाह पर आयात और निर्यात शुल्क का निर्धारण किया जाता है। निर्यात शुल्क का क्या किया जाता है, शुल्क का निर्धारण किया जाता है। तो इस प्रकार से ये आपके हो गए भाई लॉर्ड कैनिंग। अगला है लॉर्ड एल्गिन प्रथम। अगले आपके गवर्नर जनरल लॉर्ड एल्गिन प्रथम, जो 1862 ईस्वी से 1863 ईस्वी तक भारत के क्या बने रहे, गवर्नर जनरल बने रहे। आगे अब वायसराय कहेंगे, अब ये क्या होंगे, वायसराय और गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल को ही हम क्या कहते हैं, वायसराय। तो ये आपके हो गए लॉर्ड एल्गिन प्रथम। और लॉर्ड एल्गिन प्रथम में बहुत ज़्यादा कुछ हमें नहीं जानना है। बहावी आंदोलन को इन्होंने दबाया। किस आंदोलन को, बहावी आंदोलन को इन्होंने क्या किया था, बहावी आंदोलन को इन्होंने दबाया था और साथ ही साथ दबाया था। और पंजाब में इनकी क्या हुई थी, पंजाब में इनकी मृत्यु हुई थी, पंजाब में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इस प्रकार से प्रश्न आपका आता है। जैसे अभी क्लाउ कौन सा गवर्नर था जो ब्रिटेन जाने के बाद आत्महत्या किया, तो वो क्लाउ आपके थे, क्लाउ आपके थे जिन पर जो आत्महत्या किए। कौन सा गवर्नर जनरल है
जहाँ जो ब्रिटेन जाने के बाद उस पर राजद्रोह का उस पर क्या किया गया, मुकदमा चलाया गया, लेकिन बाद में ब्रिटिश संसद द्वारा उन्हें मुक्त किया गया। वारेन हेस्टिंग है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके इनकी मृत्यु, अभी कॉर्नवालिस को आपको बताया गया, वो कौन से गवर्नर जनरल हैं जिनकी मृत्यु भारत में होती है और उनकी समाधि भी यहीं बनाई गई, गाजीपुर आपको बताया गया, कल कॉर्नवालिस हैं। इसी प्रकार से एल्गिन प्रथम की मृत्यु आपकी कहाँ होती है, पंजाब में होती है। और अगले आपके हो गए सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस को अब हम देखते हैं। सर जॉन लॉरेंस के समय में समुद्री क्षेत्र में टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। समुद्री क्षेत्र में क्या किया गया भाई, टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। और आगे यहाँ पर इनका एक महत्वपूर्ण कार्य है कि इन्होंने भूटान को पराजित किया। किसको पराजित कर दिए, भूटान को पराजित किया। यानी एक प्रकार से कहिए भूटान पर भी कंपनी का अब क्या हो गया, अधिकार हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये हैं जॉन लॉरेंस। अगले हैं लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो में एक प्रश्न आपसे बहुत पूछा जाता है। लॉर्ड मेयो 1869 ईस्वी से 1872 ईस्वी तक ये रहे और भारत में पहली जनगणना, भारत में पहली जनगणना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई, तो हम कहते हैं 1872 ईस्वी में। किसके समय में, लॉर्ड मेयो के समय में हुई। लेकिन ये कोई नियमित गणना नहीं थी। लेकिन जब पहली बार पूछता है तो पहली बार जनगणना किसके समय में हुई, लॉर्ड मेयो के समय में, लॉर्ड मेयो के समय में होती है। आइए हम अगला यहाँ पर देखते हैं। इन्हीं के समय में 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की भी क्या होती है, स्थापना होती है। कृषि विभाग की स्थापना किनके समय में होती है, लॉर्ड मेयो के समय में कृषि विभाग की स्थापना होती है। तो चलिए इसी प्रकार से हम देख रहे हैं लॉर्ड मेयो के कार्य। और यही लॉर्ड मेयो हैं जिनकी मृत्यु यानी जिनकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या कहाँ पर होती है, पोर्ट ब्लेयर में इनकी हत्या होती है। पोर्ट ब्लेयर में इनकी क्या होती है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की क्या है, आज राजधानी है अंडमान निकोबार। और यहीं पोर्ट ब्लेयर में इनकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है। हत्या कर दिया गया कि कौन गवर्नर जो वायसराय थे जिनकी हत्या पोर्ट ब्लेयर में की गई, तो ये आपके हो गए लॉर्ड मेयो होते हैं। तो चलिए मित्रों इसी प्रकार से हम अपने क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आगे देखते हैं कौन से गवर्नर, जो लॉर्ड नॉर्थब्रुक आ गए। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 1876 ईस्वी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक का एक जो सबसे ज़्यादा बिहार में अकाल होता है, बंगाल में तो अकाल हुआ ही कई बार आपका होता है। जब गवर्नर का कार्यकाल चल रहा था पहला अकाल पड़ा था उसी समय। अब लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में बिहार में अकाल पड़ता है। बिहार में क्या होता है, अकाल पड़ता है। अब अगली घटना यहाँ पर ये है कि बिहार में अकाल पड़ता है लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में। और इन्होंने क्या किया, अलीगढ़ मुस्लिम जो विश्वविद्यालय था, अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय, जिसे हम अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय जो आपका था, इसके लिए इन्होंने क्या किया था, 10,000 रुपये दान किया था। तो कोई भी गवर्नर और वो भारत में भी शिक्षा के लिए दान करे, तो ये आपके हैं कौन, अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो आपका है। वही आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना था। अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो आपका था, इसके लिए 10,000 रुपये का दान किसने किया था, लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने किया था। चलिए आगे आपका है जिन्हें हम कहते हैं लॉर्ड लिटन। अगले गवर्नर जनरल 1876 से 1880 ये आपके होते हैं लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन जो थे ये साहित्यकार, लॉर्ड लिटन उपन्यासकार, विख्यात कवि, उपन्यासकार और निबंध लेखक थे ये।
ये आपके क्या हैं, कवि थे, उपन्यासकार थे, उपन्यासकार आपके हो गए, कवि, उपन्यासकार और निबंध लेखक। कौन थे भाई? लॉर्ड लिटन। और इसलिए इन्हें जो है, इन्हें ओवन मैरिडिथ उपाधि दी गई। ओवन मैरिडिथ नाम से संबोधित किया गया। ये आपके कौन हो गए? लॉर्ड लिटन। कभी आपसे पूछा जाए ओवन मैरिडिथ आपके कौन? लॉर्ड लिटन है। लॉर्ड लिटन के समय का जो सबसे चर्चित आपका है वो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इन्होंने 1878 ईस्वी में क्या किया था? पारित किया था, पारित किया। और इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध। भारतीय समाचार पत्रों पर क्या था? भारतीय समाचार पत्र पर प्रतिबंध। तो ये हो गए समाचार पत्र पर क्या किया गया? पत्र पर प्रतिबंध लगाया गया। तो ये आपके हो गए कौन? लॉर्ड लिटन। इसी प्रकार से इनका अगला है आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट इन्होंने क्या किया? पारित किया। आर्म्स एक्ट ये भी आपका है 1878 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? आर्म्स एक्ट पारित किया। चलिए भाई, आर्म्स एक्ट आपका हो गया 1878 ईस्वी। और आर्म्स एक्ट में क्या कहा गया, क्या बातें थी? कि बिना लाइसेंस के शस्त्र रखना अपराध है। बिना लाइसेंस के शस्त्र रखना क्या था? शस्त्र रखना अपराध माना गया, रखना अपराध माना गया। चलिए, इसी प्रकार से इनके समय में राज उपाधि अधिनियम भी पारित हुआ। राज उपाधि अधिनियम भी आपका क्या होता है? पारित होता है। राज उपाधि अधिनियम पारित होता है कि यहाँ पर जो भी राजा उनके लिए क्या किया जाए? उपाधि दिया जाए। और महारानी विक्टोरिया को 1876 ईस्वी में 1876 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद उपाधि दिया गया। कौन सी उपाधि दिया गया? कैसर ए हिंद उपाधि से विभूषित किया गया। तो कैसर ए हिंद उपाधि महारानी विक्टोरिया को दिया गया। किस अधिनियम के तहत? राज उपाधि अधिनियम के तहत 1876 ईस्वी में। और इन्हीं के समय में पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। दिल्ली दरबार पहली बार आपका क्या हुआ? पहली बार आयोजित हुआ। और दिल्ली दरबार पर कहते हैं जो रोम जल रहा था तो नीरो क्या कर रहा था? वंशी बजा रहा था। क्योंकि इस समय बंगाल में अकाल पड़ा था। बंगाल में क्या था? अकाल पड़ा था। और ऐसी स्थितियों में दरबार का आयोजन किया जाए, किसी का स्वागत किया जाए, फिजूल खर्ची किया जाए, और उस स्वागत में बहुत ज़्यादा खर्च भी किया गया। दिल्ली दरबार का आयोजन होता है और इसीलिए इसे कहा गया कि ये उसी प्रकार की घटना है जैसे रोम जल रहा था और नीरो क्या कर रहा था? बंसी बजा रहा था। इस दरबार की तुलना इससे की गई। तो ये था आपका भाई, ये हैं आपके लॉर्ड लिटन। और इन्हीं के समय में इनकी तुलना इस प्रकार से की गई। और अकाल के लिए पहली बार भारत में स्ट्रेची आयोग, अकाल आयोग बना। जानते रहिएगा ये अकाल आयोग। और अकाल आयोग जो पहला है ये, इसका नाम है स्ट्रेची आयोग। स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक आयोग बना, अकाल आयोग जिसे कहा जाता है। तो पहला अकाल आयोग जो स्ट्रेची आयोग है, किसके समय में ये बनता है? लॉर्ड लिटन के समय में बनाया गया। और ये कहा गया कि अकाल पड़ते हैं बार बार, तो इस आयोग द्वारा ये रिपोर्ट दिया गया कि एक आयोग अकाल कोष बनाया जाए।
अकाल क्या बनाया जाए, कोष बनाया जाए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर यहाँ से धन निकाल कर इन्हें खर्च किया जाए। तो अकाल आयोग पहला आपका बनता है किसके समय में, लिटन, जिसका नाम क्या है, स्ट्रेची आयोग, स्ट्रेची आयोग है। चलिए मित्रों आगे हम बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आपके अगले वायसराय बनते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884। लॉर्ड रिपन ने कहा हमारे बातों से नहीं हमारे कामों से आप हमें जानेंगे। यह इनका कथन है। किसने कहा, किस वायसराय या गवर्नर जनरल ने कहा कि बात से नहीं काम से हमारे आप क्या हैं, हमें जानेंगे। तो इस प्रकार से लॉर्ड रिपन भारत में नींव रखते हैं, कई नींव आपकी रखते हैं। जैसे आपका है लॉर्ड रिपन का कार्यकाल आपके सामने, इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। इन्होंने पहली बार नगर निकाय की क्या किया, स्थापना। और इसी प्रकार से इन्हीं के समय में 1881 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री एक्ट कानून भी क्या होता है, पारित होता है। इन्हीं के समय में 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना, जो आज 10 वर्ष पर जनगणना हो रही है, इस प्रकार से नियमित जनगणना भी किसके समय में होती है, लॉर्ड रिपन के समय में होती है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा है। भारत का क्या कहा है, उद्धारक कहा, कि भारत का लॉर्ड रिपन ने क्या किया, उद्धार कर दिया। तो इस प्रकार से, और उद्धार कैसे करते हैं, इन्हीं के समय में जो अभी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था उसे क्या किया गया, निरस्त किया गया। तो आइए इसी प्रकार से इनकी जो घटनाएं हैं उनको हम जानते हैं। पहली घटना क्या है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या किया गया भाई, समाप्त किया गया। आगे हम चलते हैं। इन्हीं के समय में 10 वर्षीय या हम कह लें व्यवस्थित, 10 वर्षीय कह लें, 10 वर्षीय कह लें, या हम क्या कह लें, व्यवस्थित जनगणना कराई गई। जनगणना, ये जनगणना 1881 ईस्वी। इन्हीं के समय में 1881 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री एक्ट आपका क्या हुआ, पारित होता है। प्रथम फैक्ट्री एक्ट, जिसमें क्या कहा गया, बच्चों और महिलाओं के कार्य के घंटे और कितने उम्र के बच्चों को कारखानों में लगाया जा सकता है, ये सब प्रावधान इसमें किया गया। तो यहाँ पर हमने देखा लॉर्ड रिपन का ये कार्य, इन्हें जो है स्थानीय स्वशासन जो ग्राम पंचायत, नगर पंचायत है, स्थानीय स्वशासन का इन्हें क्या मानते हैं, स्वशासन का जनक माना जाता है। ये सब इनके कार्य हैं, जनक माना जाता है। लॉर्ड रिपन के समय में ये सभी घटनाएं आपकी होती हैं। इन्हीं के समय में 1883 ईस्वी में एक बिल आता है, आपको बताया गया, जिसे कहते हैं इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट ने एक बिल पेश किया। इल्बर्ट ने क्या किया, एक बिल पेश किया। कब, 1883 ईस्वी में। और इसमें क्या था कि भारतीय यूरोपियों के मुकदमे को सुन सकते हैं, यूरोपियों के मुकदमों की सुनवाई कर सकते हैं, मुकदमों की सुनवाई कर सकते हैं। इस प्रकार का इसमें क्या किया गया था, प्रावधान, समानता लाने के लिए ये प्रावधान किया गया था। लेकिन दंभ था अंग्रेजों को कि श्रेष्ठ हैं तो हम हैं, हम कैसे हमारे मुकदमे कैसे भारतीय सुनेंगे। और इसका भारत ही नहीं ब्रिटेन में भी विरोध किया गया। ब्रिटेन में भी क्या किया गया, विरोध किया गया। और इसी विरोध को ही क्या कहते हैं, इसी विरोध को श्वेत विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो श्वेत विद्रोह आपका किसके समय में हुआ, जो आपका प्रचलित था, जिसे हम कहते हैं लॉर्ड रिपन। कारण क्या था, इल्बर्ट बिल विवाद। ये विवाद किस प्रकार का था, ये भी आपको बताया गया कि इस प्रकार का यहाँ पर क्या था, विवाद था।
आगे हम चलते हैं। अगली जो यहाँ पर घटना है, इन्हीं के समय में शिक्षा में भी सुधार किया गया। शिक्षा में क्या हुआ? सुधार लाने के लिए, शिक्षा में सुधार लाने के लिए एक आयोग आया, और उस आयोग का नाम है 1882 ईस्वी हंटर आयोग। 1882 ईस्वी में कौन आयोग बना भाई? हंटर आयोग बना। तो हंटर आयोग 1882, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किए 1882 ईस्वी। इसी प्रकार से सब आपको सन भी यहाँ पर दिया गया। तो हंटर आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा से। किस शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया? ये प्रश्न पूछे तो ये आपका है प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया। इस आयोग द्वारा किस शिक्षा का प्रचार प्रसार के लिए या किस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अधिक जोर दिया गया? तो हंटर आयोग आपका 1882 ईस्वी प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। तो ये था मित्रों लॉर्ड रिपन के महत्वपूर्ण कार्य। अकाल संहिता इन्हीं के समय में बनती है। इन्हीं के समय में क्या तैयार होती है? अकाल संहिता तैयार की जाती है। अकाल संहिता तैयार होती है। चलिए आगे हम देखते हैं। अगले हमारे कौन गवर्नर या वायसराय आपके कौन हैं? वायसराय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन। देखिए यहाँ से हम स्वतंत्रता आंदोलन में हम बाकी चीज़ों को हम देख चुके हैं कि यहाँ पर लॉर्ड डफरिन के समय में ही एक सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है, इन्हीं के समय में कांग्रेस की क्या होती है? स्थापना होती है। कांग्रेस की क्या होती है? कांग्रेस की स्थापना होती है। किसके समय में? लॉर्ड डफरिन। और कहते हैं कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में आपकी हुई। लॉर्ड डफरिन कहते हैं कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। ये आपके लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। की उपज थी। ये हो गया आपका कांग्रेस की स्थापना जो आपको बताया गया लॉर्ड डफरिन के समय में। इन्हीं के समय में 1800 या यहाँ पर थोड़ा सा आपका है देखिए यहाँ पर 80 से 84, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा सन आपका मिस किया गया है। ये आपका होगा 84। और इसी समय बंगाल टेनेसी एक्ट और पंजाब टेनेसी एक्ट आपका क्या किया गया है? पारित किया गया है। तो ये आपका बंगाल टेनेसी एक्ट, बंगाल टेनेसी एक्ट, और आपके कौन हो जाएंगे? 1884 का है। और इन्हीं के समय में आपका है पंजाब टेनेसी एक्ट। और ये दोनों आपके एक्ट किससे संबंधित हैं? कृषि से संबंधित हैं, कृषकों के कल्याण से संबंधित हैं। 1887 ईस्वी। तो आप ध्यान रखिएगा, ये आपके लॉर्ड डफरिन के समय की बात है। अब आगे यहाँ पर देखिए सिस्टम आपका बन गया 88 से आपके हो गए लॉर्ड लैंसडाउन। आगे फिर आपके हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड लैंसडाउन के बहुत कृत्य नहीं थे। अगर लॉर्ड लैंसडाउन की बात किया जाए तो ये समय आपका 88 से 94, और इनके समय में दूसरा फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ। इसे हम क्या कहेंगे? दूसरा फैक्ट्री अधिनियम एक्ट जिसे कहेंगे। और ये एक्ट आपका 1891 ईस्वी का है। और इसी 1891 आपको ये पढ़ाया जा चुका है। इसी 1891 में जो फैक्ट्री एक्ट आपका पारित हुआ था, मध्यावकाश की बात की गई। जो आप फैक्ट्रियों में काम करते हैं तो भोजन के लिए मध्यावकाश 1 से 1.5 घंटे का प्रावधान किया गया। इसी फैक्ट्री एक्ट में सप्ताह में 1 दिन अवकाश की बात की गई थी। तो जैसे आप संडे आप आज कल अवकाश
पाते हैं। तो इसी अधिनियम में ये बात की गई थी पहली बार कि मध्यावकाश होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए भाई, सप्ताह में एक दिन का अवकाश होना चाहिए। तो इसी में बात की गई। उस समय लॉर्ड लैंसडाउन थे। ये दूसरा फैक्ट्री एक्ट आपका है। चलिए अगला हम देखते हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। इनका एक ही कथन है जो बहुत महत्वपूर्ण है। कहते क्या है कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही शासन करेंगे। यह कथन किसका है? यह लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। ध्यान दीजिएगा कि भारत को क्या किया गया? तलवार के बल पर जीता गया है। तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही शासन करेंगे। ये किसका कथन है? ये आपका लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। तलवार के बल पर शासन करेंगे, यही कथन इनका पूछा जाता है। ये किसने कहा था? तो एल्गिन द्वितीय हैं। आगे हम देखते हैं अगले जो आपके गवर्नर जनरल हैं। ये आपके आगे जो गवर्नर जनरल हैं आपका शुरू होता है कर्जन से। और बात ये होती है कि हमें अब यहाँ से लेकर हम सभी गवर्नर जनरल को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किन के समय कौन सी घटनाएं हुई थी, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। इतने आपके गवर्नर जनरल वायसराय छूटे हुए थे, जिनको हमने आज ये समाप्त किया। फिर हम अगले पार्ट के साथ अगले दिन उपस्थित होंगे। तब तक के लिए एक बार फिर सबको नमस्कार।